आज देखो पढ़ाऊंगा उसी से रिलेटेड, इसका नाम रहेगा टोरॉइड। हेडिंग कौन सी चल रही है? एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग। एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग। इसमें 3 अनुप्रयोग बता दिया हूँ, आज चौथा बताना है मुझे। इसका नाम है टोरॉइड। ठीक है ना? मतलब हमको एक टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है ना? जैसे कल परिनालिका आया था, सोलेनोइड, परिनालिका का पहली बार नाम सुने थे, उसी तरह ये भी तुम लोगों के लिए एकदम नया है, इसका भी नाम पहली बार ही सुन रहे हो, टोरॉइड। ठीक है ना? मैं तुम लोगों को परिनालिका के बारे में जब कल बताया था तो क्या कहा था? ऐसे एक अचालक बेलन ले लो, ऐसे एक अचालक क्या ले लो? बेलन। ठीक है ना? अभी मैं परिनालिका ही बना रहा हूँ। ऐसे अचालक बेलन ले लो। ठीक है? इस अचालक बेलन पर तार लपेट दो। इस अचालक बेलन पर क्या करो? तार लपेट दो। जब इस अचालक बेलन पर हम एक तार लपेट देते हैं, चालक तार, तो इसी को हम क्या कहने लगते हैं? परिनालिका, सोलेनोइड। ठीक है ना? इसी का नाम क्या हो जाता है? सोलेनोइड। ठीक है ना? ऐसे तार लपटा गया, लग रहा है ना कि तार लपेटा हुआ है कि नहीं? इसको हम क्या बोल रहे थे कल? परिनालिका। इसी को हम क्या बोल रहे थे? परिनालिका। ठीक है? इसी परिनालिका का थोड़ा सा आकार चेंज करेंगे, ठीक है ना, तो वही बन जाएगा टोरॉइड। समझ रहे हो? इसी परिनालिका का हमको क्या करना है? आकार चेंज करना है। हमको क्या करना है? आई दोनों कोनों पकड़ के ऐसे घुमा के हटा देना है। ठीक है ना? इन दोनों सिरों को पकड़ के क्या करना है? एक साथ मिला देना। ठीक है ना? तो जब दोनों सिरों को पकड़ के मिलाओगे तो क्या बनेगा, देखना। इसी परिनालिका के दोनों सिरों को पकड़ के क्या किया जा रहा है? मिलाया जा रहा है। ठीक है ना? इसी परिनालिका के दोनों सिरों को क्या किया जा रहा है? ऐसे दोनों कोनों पकड़ के मिला दिया, गोला बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? और इसमें भी तार लपेटा हुआ है, ऐसा नहीं है कि तार गायब हो गया। ठीक है ना? इसमें भी तार क्या किया गया है? लपेटा गया है। ऐसे इसमें भी तार क्या किया गया है? ऐसे लपेटा हुआ है। ठीक है ना? इसमें ऐसे तार क्या किया गया है? लपेटा हुआ है अभी भी। ठीक है? अब इसको हम क्या बोलेंगे? टोरॉइड। ठीक है ना? हमने क्या किया? परिनालिका के दोनों सिरों को पकड़ के आपस में मिला दिया, तो जो आकृति बनी उसका नाम क्या हो गया? टोरॉइड। ठीक है ना? परिनालिका के दोनों सिरों को मिलाने से प्राप्त आकृति को क्या कहते हैं? टोरॉइड कहते हैं। ठीक है ना? क्या कहते हैं? टोरॉइड कहते हैं। अब एम्पियर के परिपथी नियम से हमको इस टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है ना? तो चुंबकीय क्षेत्र कब इसमें उत्पन्न होगा? इसके द्वारा कब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा?
जब हम इसमें क्या प्रवाहित करवाएं, धारा, जब हम इसमें क्या प्रवाहित करवाएं। अब ये धारा इन दोनों सिरों को ले जाके कहीं जोड़ा ओड़ा गया होगा बैटरी वैटरी से, तो धारा प्रवाहित होना शुरू की गई होगी, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे बैटरी जोड़ने के लिए जगह नहीं है, कहोगे तो ऐसे ज़बरदस्ती जोड़ दूंगा, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे एक बैटरी जोड़ा गया, ठीक है ना, और इस बैटरी के धनात्मक सिरे से धारा निकल रही है, और ये धारा ऐसे ऐसे तार में क्या करेगी, अब घूमेगी, ठीक है। तो ये धारा ऐसे गई, फिर ऐसे बाहर आएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे बाहर आएगी, ऐसे धारा बह रही है कि नहीं। देखने से पता चल रहा है ना कि हर एक फेरे में धारा की डायरेक्शन किधर है, फिर ऐसे जाएगी, घूम के वापस आ जाएगी, आएगी कि नहीं, आएगी ना। धारा ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही है पूरे, समझ में आई बात। धारा क्या हो रही है, ऐसे गोल 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 क्या हो रही है, पूरे टोरॉइड के भीतर घूम रही है। तो अब जैसे ही उसमें धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। कौन बताया था, ओरस्टेड, पहले हेडिंग यही पढ़े हो ना। जैसे ही किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है, यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। लेकिन हम हर जगह चुंबकीय क्षेत्र नहीं निकाल सकते, मतलब जहाँ चुंबकीय क्षेत्र होगा वहीं निकालोगे ना, हर जगह तो ऐसा होगा नहीं कि हर जगह चुंबकीय क्षेत्र हो जाए, ठीक है। तो हर जगह इसमें चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, एक ही जगह पे होगा, और वो जगह मैं अभी बताऊंगा कैसे वहाँ पे होगा, और सब जगह नहीं होगा, ठीक है ना। बाकी अभी तुम लोगों को क्या समझ में आया कि एक परिनालिका लिया गया है, ये आज के चित्र में ये चीज़ नहीं रहेगी, ये कल का चित्र है, ठीक है ना, ये आज के चित्र में नहीं बनाना है। मैं बस तुमको टोरॉइड समझाना था मुझे, तो मैंने क्या किया, एक परिनालिका लिया, परिनालिका कैसे पकड़ के दोनों कोनों में मिला दिया, ऐसी आकृति बन गई, इसी को क्या बोले, टोरॉइड। अब इस टोरॉइड को भी हमने क्या किया, दोनों जो तार बच रहे हैं उनको लाके बैटरी से जोड़ा, और इसमें धारा आई प्रवाहित करवाया। धारा आई ऐसे जा रही, फिर अंदर से घूम के बाहर, फिर ऐसे जाएगी, फिर अंदर से घूम के बाहर। तो बाहर वाली डायरेक्शन दिखा पा रहे हैं, अंदर वाली डायरेक्शन नहीं दिखा पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे इसमें गोल गोल धारा घूम रही है, ऐसे अंदर जा रही है, फिर बाहर आ रही है, फिर अंदर जा रही है, फिर बाहर आ रही है, फिर अंदर जा रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है, ठीक है। इसमें धारा घूमती थी, हम जान जाते थे ऐसे ऐसे घूम रही है, क्योंकि सीधा था, उसमें गोल गोल घूम रही है, ठीक है ना। वो में गोल गोल घूम रही है, और उसका ये जिस पे लपेटा गया वो भी गोल है, ठीक है ना। तो इतना तो पता है कि जैसे ही धारा प्रवाहित करवाएंगे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो अब कहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, थोड़ा सा सोचो। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर मैं मान लो बाहर कोई पॉइंट लेता हूँ P, हम P लेते हैं एक पॉइंट, और उसी P पे चुंबकीय क्षेत्र निकालने का प्रयास करते हैं। अगर ये टोरॉइड बाहर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा होगा, तो जरूर एम्पियर का परिपथी नियम लगेगा, और उस एम्पियर के परिपथी नियम से इन बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कुछ न कुछ मिलेगी। तो हमने क्या किया, बाहर एक बिंदु P ले लिया, उसी P पर हम थोड़ा सा निकालने का प्रयास करते हैं, देखते हैं निकलता है कि नहीं। जल्दी से बैठ जाओ, टाइम से आया करो, कहाँ लेट आते, टाइम से आया करो, बारिश कहाँ हो रही, ठीक है, अच्छी बात है। वो झोलो वोलो इधर रख दो, देखो अभी लिखना उखना नहीं है। हमने एक बाहर बिंदु P लिया है, इसी बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, किसके नियम से, एम्पियर के परिपथी नियम से। उनका चौथा अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो जब P पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने जाएंगे, तो हमको बिंदु P से होकर जाता हुआ एक बंद लूप खींचना पड़ेगा, एक एम्पियर लूप खींचना पड़ेगा, तभी ना हम एम्पियर का परिपथी नियम लगाएंगे। तो ये गोला दिख रहा है, तो हम वहाँ भी एक क्या ले लेंगे, गोला। ऐसे हम लोग एक एम्पियर लूप की क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। ऐसे हम एम्पियर लूप की क्या कर रहे हैं, कल्पना, ठीक है ना। देखते हैं क्या यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, खाली हम सोचेंगे कि क्या यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र हमको मिल सकता है। नहीं मिलेगा तो हम निकालेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है कि निकालेंगे जीरो आ जाएगा तो हमको तब पता चलेगा कि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे नहीं निकलेगा। हम निकालेंगे ही नहीं, हमको पहले ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र नहीं उत्पन्न है। कैसे पता चलेगा, देखो हमने बाहर एक बिंदु P लिया है, उस बिंदु P पर हमको इस टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है।
तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कुछ ना कुछ उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे है कि नहीं ये पहले पता लगाएंगे ना, तब ना हम लोग निकाल पाएंगे कि है कितना। पहले तो ये पता करें कि है कि नहीं, वहाँ पे रहेगा तभी ना निकाल पाएंगे कि कितना है। ठीक है ना। कोई चीज़ लेना है तुमको और तुमको पता नहीं है वहाँ आओ कि ना आओ, चले जाओगे लेने। जब तक पता नहीं रहता है कि वहाँ पे ये चीज़ मिलेगी तब तक नहीं जाते हो। तो अगर यहाँ पे बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र होगा तभी ना मिलेगा, तभी ना निकलेगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र इधर आसपास कहीं होगा ही नहीं तो कहाँ से निकलेगा। तो पहले चेक करते हैं चुंबकीय क्षेत्र है कि नहीं। तो देखो एम्पियर लूप जो होता है इसमें कितनी धारा पास हो रही है इस एम्पियर लूप से, ये हमको चेक करना रहता है। ठीक है ना। इस एम्पियर लूप से कितनी धारा पार हो रही है ये हमको चेक करना रहता है। तो देखना ध्यान से, इस एम्पियर लूप से होकर गुजरने वाली धारा क्या है। जैसे अगर हमको एम्पियर का परिपथी नियम लगाना है तो एम्पियर का परिपथी नियम कहता है कि क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई, म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई। ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि क्या संभव है पी पे निकालना चुंबकीय क्षेत्र, यही डी निकालना है हमको। ठीक है ना। तो संभव होगा तो निकालेंगे, नहीं होगा तो नहीं निकालेंगे। अगर मैं पूछूं कि बताओ ऐसे धारा घूम रही है, इसमें घूम रही है कि नहीं, ऐसे अंदर जा रही फिर बाहर आ रही फिर अंदर फिर बाहर। ठीक है ना। फिर ऐसे अंदर की जाएगी फिर बाहर, फिर ऐसे अंदर की जाएगी फिर बाहर, यही ना हो रहा है। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ यहाँ ऊपरा वाले हिस्सा में धारा की दिशा बाहर की ओर है अंदर की ओर है, किधर है। ऐसे धारा जाएगी ऐसे 12वां से यहाँ पे, फिर अंदर घुसेगी फिर यहाँ से बाहर, फिर अंदर घुसेगी फिर बाहर। मतलब यहाँ पे धारा की दिशा अंदर की ओर है और यहाँ पे धारा की दिशा बाहर की ओर है। यहाँ पे धारा की दिशा ऐसे क्रॉस से दिखाएंगे और यहाँ पे धारा की दिशा तो ऐसे डॉट से दिखाएंगे, दिखाएंगे कि नहीं। चित्र मैंने ज़्यादा गड़बड़ जगह बना दिया है, जगह ये कम पड़ जाए। यहाँ पे धारा की दिशा देखो छोटा डॉट दिखा रहा हूँ। ठीक है ना। यहाँ पे फिर धारा की दिशा अंदर की होगी और यहाँ पे बाहर की ओर होगी। फिर यहाँ पे धारा की दिशा अंदर की ओर होगी और यहाँ पे धारा की दिशा बाहर की ओर होगी। फिर यहाँ पे धारा की दिशा अंदर की ओर होगी और यहाँ पे बाहर की ओर होगी। फिर यहाँ पे धारा की दिशा अंदर की, यहाँ पे बाहर की ओर। यहाँ पे धारा की दिशा अंदर की ओर, यहाँ पे बाहर की ओर। यहाँ पे धारा की दिशा अंदर की ओर, फिर यहाँ पे बाहर की ओर। फिर यहाँ धारा की दिशा अंदर, यहाँ बाहर। ठीक है ना। यही हो रहा है पूरे चित्र में। ये ना हो रहा है। फिर यहाँ से ये तो दिख ही रहा है। ठीक है। ठीक है ना। हमने जो एम्पियर लूप लिया ये वृत्ताकार लूप, इसमें से देखते हैं कितनी धारा होके गुजर रही है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए एम्पियर लूप से होकर गुजरने वाली धारा, तो वो धारा 0 है। एम्पियर लूप से गुजरने वाली कुल धारा कितनी है, 0। अब कहोगे कुल तो एम्पियर लूप के अंदर में है तो 0 कैसे हुआ। तो देखो तुमको पता है कि धारा का बीजगणितीय योग होता है। धारा का कौन सा योग होता है, बीजगणितीय योग का मतलब अगर धारा एक बाहर की बह रही है और एक आर की बह रही है विपरीत, तो दोनों माइनस हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखोगे इस प्रत्येक तार में धारा आई ही प्रवाहित होगी, होगी कि नहीं। वो धारा आई एक बार बाहर की ओर है, एक बार अंदर की ओर, एक बार बाहर की ओर, एक बार। तो जितनी बार धारा बाहर की डायरेक्शन में है उतनी बार अंदर की डायरेक्शन में भी है कि नहीं। तो इसका मतलब सिग्मा आई क्या होने वाला है, 0। बाहर अगर हम बिंदु P से ये जो एम्पियर लूप खींच रहे हैं, इस एम्पियर लूप के लिए सिग्मा आई का मान क्या है, 0। इस एम्पियर लूप के लिए सिग्मा आई बराबर क्या है, 0। अतः
अतः चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा? हाँ, अतः चुंबकीय क्षेत्र B बराबर भी क्या हो जाएगा? 0। बोलो कोई दिक्कत? जब धरवा ना आओ, कुल धारा 0 आओ, धारा बह नहीं रही है, तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा? तो क्या बाहर चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। समझ में आ रहा है? बाहर क्यों नहीं निकाल सकते? रीजन मिल गया। तो अब ये तो ऑप्शन खत्म हो गया कि अगर कोई बोलेगा टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताओ, तो कितना होगा? 0, क्योंकि बाहर धारा कितनी हो जाती है? 0। जब बाहर हम एम्पियर लूप खींच रहे हैं तो उसमें से पार होने वाली धारा, कुल धारा कितनी है? 0। जब सिग्मा आई 0 या रन 0, तो बी निकालोगे तो इंटीग्रल ऑफ डीएल जो होगा भेजोगे तो 0 ही हो जाएगा ना। चलो, ये पहली स्थिति थी। कौन सी स्थिति थी? दूसरी स्थिति हम लोग अंदर ले लेते हैं। दूसरी स्थिति कहाँ ले लेते हैं? अंदर। अंदर इस टोरॉइड के भीतर कहीं बिंदु P लेना है। मान लो यहाँ पे है, इस टोरॉइड के भीतर बिंदु P कहाँ पे है? यहाँ पे है ना। तो इस बिंदु P से होकर जाता हुआ अगर मैं एक एम्पियर लूप खींचूं, तो क्या बताओ यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होगा? होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस भी एम्पियर लूप में धारा नहीं है। एम में तो थी, लेकिन जितना आगे आ रही थी उतने पीछे जा रही थी, तब 0 हो गया। और यहाँ पे तो धारा आई है नहीं है, आगे पीछे की बतिये छोड़ो, ठीक है ना। धारा उस एम्पियर लूप से पार नहीं हो रही है, करे ऊपर ऊपर नाच रही है। तो जब एम्पियर लूप से धारा पार नहीं हो रही, तो इसमें भी एम्पियर लूप में धारा का मान क्या है? 0। इसके लिए भी सिग्मा आई का मान क्या है? 0। यही चीज तो लिखा हुआ है। अतः इसके लिए भी चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? 0। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना। चित्र को कोई एक बार में आके देखेगा तो उसको नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। तुम समझो, केवल बाहर अगर हम P ले रहे हैं तो इस P पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या हुआ जी? वाइट ब्लैक हो रहा है? ब्लैक नहीं हुआ है। जब वाइट हो रहा था तो गड़बड़ा गया। इतना मेहनत गड़बड़ाया का है, जो क्वालिटी पे देखेगा उसको नहीं अच्छा लगेगा। रह रह के जब उज्जर हो जाएगा। चलो कोई बात ना। वो मैं जब आ रहा था सामने तो मेरे ऊपर फोकस कर रहा है, मैं हट रहा हूँ तो इस पर फोकस कर लेना, ठीक है ना। अब इसी पे फोकस करेगा, मेरे ऊपर नहीं करेगा, तो मैं जैसा पहले था वैसा ही दिखूंगा हमारा। ये समझ में आया तुम लोगों को कि नहीं? P पर सिग्मा आई कैसे 0 हुआ, और अंदर तो सीधे सीधे दिख रहा है कैसे 0 है। दिख रहा है कि नहीं? तो जब सिग्मा आई ही 0 है तो हम एम्पियर का परिपति नियम लगा के क्या करेंगे? B वैसे ही 0 आएगा। आएगा कि नहीं? तो अब एक जगह और बची है, वहाँ पे देखते हैं होगा कि नहीं। परिनालिका के बाहर देख लिए, परिनालिका के भीतर देख लिए, परिनालिका के अक्ष पर भी देख लेते हैं। परिनालिका का अक्ष मतलब इसका ये जो बीच वाला हिस्सा दिख रहा है ना, इसी में अगर मैं एक लाइन खींच दूँ, मतलब परिनालिका के अक्ष पर कोई पॉइंट ले लूँ। कहाँ ले लूँ? परिनालिका के अक्ष पर अगर मैं कोई पॉइंट ले लूँ और इस पॉइंट पर मैं चुंबकीय क्षेत्र निकालने का प्रयास करूं, ये परिनालिका का अक्ष हो गया। इस परिनालिका के अक्ष पर मैं यहाँ पे बिंदु P ले रहा हूँ, तुम्हारी जहाँ इच्छा करे वहाँ ले लेना, ठीक है ना। इस परिनालिका के अक्ष पर मैंने यहाँ पे बिंदु P ले लिया। अब वहाँ पे भी देखते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे जो अक्ष पे P लिया है, तो अगर मैं यहाँ पे एम्पियर लूप खींचना चाहूँगा तो यही आएगा एम्पियर लूप, यही एम्पियर लूप होगा ना। जो परिनालिका का अक्ष है वही किसका काम करने लगेगा? हम एम्पियर लूप ऐसा खींच रहे हैं ना,
तो हमने अक्ष पे पॉइंट लिया है, तो अक्ष जैसा है वैसा ही क्या हो जाएगा, एम्पियर लूप। अब इस एम्पियर लूप से देखो सिग्मा आई का मान कितना आ रहा है। तो इस एम्पियर लूप में देखोगे तो हाई अंदरमा वाली धरवत आ रही है, मतलब जो धरवा अंदरमा जा रही है वो तो दिख रही है, लेकिन हाई बाहरमा वाला जो डॉट वाला पॉइंट है वो तो एम्पियर लूप से बाहर है कि नहीं। तो एम्पियर लूप से पार होने वाली धारा खाली ये नीचे वाली है जो अंदर की ओर जा रही है, ये जो बाहर की ओर आ रही है धारा वो नहीं पार हो रही। तो यहाँ पे सिग्मा आई का मान कुछ न कुछ मिलेगा, यहाँ जीरो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बस अंदर की ओर जो धारा की दिशाएं दिखाई गई हैं वही धारा एम्पियर लूप के अंदर आ रही हैं, जो बाहर की ओर धारा की दिशा थी वो धारा नहीं आ रही है, एम्पियर लूप के अंदर नहीं आ रही है। इसका मतलब हम इस P पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा आई जीरो नहीं हुआ, इसका मतलब जरूर कुछ न कुछ आई का मान होगा, और आई का मान होगा तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र कुछ न कुछ मिलेगा। समझ में आई बात। तो अब यहाँ पे निकालने का प्रयास करते हैं। जब हम एम्पियर का परिपथी नियम लगाते हैं तो एम्पियर का यही परिपथी नियम है, हम लोग लिखेंगे एम्पियर के परिपथी नियम से ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, तुम लोग लिख लेना। एम्पियर के परिपथी नियम से ये होता है, और इसको मैं अच्छे से तोड़ दूं तो बी डी एल कॉस थीटा बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई, ठीक है। अब डी एल क्या है, तो इसी एम्पियर लूप का एक छोटा सा अल्पांश है, मान लो यहाँ से यहाँ तक है, ये क्या है हमारा अल्पांश डी एल, यही हमारा अल्पांश है, ठीक है ना। हमारा ये छोटा सा क्या है अल्पांश डी एल। ये थीटा जो होता है वो बी और डी एल के बीच का कोण होता है। तो पहले हम इस पी पर बी की डायरेक्शन निकालेंगे। किसकी डायरेक्शन निकालेंगे, बी की डायरेक्शन। जैसे ही बी की डायरेक्शन मिलेगी, बी की डायरेक्शन और एल की भी डायरेक्शन लेना पड़ेगा, डी एल वेक्टर की डायरेक्शन लेना पड़ेगा ना, तभी ना थीटा मिलेगा। तो डी एल वेक्टर हमेशा धारा की दिशा में लेते हैं। बाकी पहले बी की डायरेक्शन निकालो। इसमें देखा जाए तो धारा कैसे जा रही है, ऐसे अंदर की ओर जाके फिर बाहर आ रही है, ऐसे अंदर की ओर जाके फिर कहाँ आ रही है। तो मैं बोला था सीधे हाथ की उंगलियों को धारा की दिशा में घुमाना है और अंगूठा बताएगा धारा की दिशा। तो अगर ऐसे देखा जाए धारा अंदर की ओर जा रही है, ऐसे बाहरवा निकल रही है, तो ऐसे ही उंगली घुमाऊंगा ना, और जब ऐसे उंगली घुमा रहा हूँ तो अंगूठा मेरा इधर जा रहा है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे बाहर की ओर है। ये किसकी दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा। डीएल वेक्टर इधर ही लेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, इधर ही किसकी भी डायरेक्शन है, डीएल वेक्टर की भी डायरेक्शन है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा, मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि यही पी यहाँ रख लीजिए, तब भी वही बात होगी। जब पी यहाँ रखोगे अल्पांश यहीं लोगे, डीएल यहीं लोगे, तो डीएल की डायरेक्शन बी की डायरेक्शन में ही लेना चाहिए हमेशा। तो हम यहाँ पे उंगलियों कैसे घुमाएंगे, ऐसे ऐसे अंदर की ओर धारा जा रही है, बाहर आ रहा है, तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, नीचे। तो ऐसे बी की डायरेक्शन नीचे की ओर आएगी, डीएल की भी डायरेक्शन इधर ही आ जाएगी, तो फिर थीटा कितना आ जाएगा, जीरो। अच्छा, कहोगे डीएल काहे बी की ओर ले रहे हैं, कोनो जरूरी हो, डीएल तो इधर भी हो सकता है, ले लो कोई बात नहीं। लास्ट में माइनस आएगा, माइनस ए बोलेगा या तो बी की डायरेक्शन बदल लो या तो डीएल की डायरेक्शन बदल लो, फिर दोनों एक का डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए कोशिश किया करो कि हम बी की डायरेक्शन में ही थीटा को, हम बी की डायरेक्शन में ही डीएल की डायरेक्शन लें। अब यहाँ पे चूंकि थीटा बराबर क्या है, चूंकि थीटा बराबर 0 डिग्री, कल थीटा बराबर कितना हुआ था, कल थीटा बराबर 2 जगह 90 था, एक जगह 0 था, एक जगह 180 था, लेकिन 180 वाले चुंबकीय क्षेत्र ही 0 था, ठीक है ना। तो यहाँ थीटा 0 रखोगे तो इंटीग्रल ऑफ बी डी एल कॉस 0 अंश का मान 1 होता है, हटा दो, म्यू नॉट इंटू क्या हो जाएगा सिग्मा आई।
बी कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ डी एल बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई, और डी एल का समाकलन क्या हो जाएगा अगर इसकी त्रिज्या आर हो तो। ये मान लो इधर कहीं केंद्र है बीच में, और इस टोराइड की त्रिज्या, टोराइड के अक्ष की जो त्रिज्या है वो कितनी है, आर है। टोराइड के अक्ष की त्रिज्या कितनी है, मैं उसमें नहीं दिखाऊंगा, बहुत ज़्यादा गोल दिया हूँ, मेरा बारवा लिख देता हूँ। मान ला नहीं, मान लो, माना टोराइड के अक्ष की त्रिज्या, अक्ष की ना अच्छा लग रहा है ना, एम्पियर लूप की त्रिज्या लिखते हैं ना, ज़्यादा निक लगेगा। किसकी त्रिज्या, एम्पियर लूप की त्रिज्या। माना एम्पियर लूप की त्रिज्या बराबर क्या है, स्मॉल आर, तब बी इंटू इस डी एल की जगह क्या रख देंगे, 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई, और बी बराबर आ गया म्यू नॉट सिग्मा आई बटे, अभी खुश मत होना क्योंकि सिग्मा आई का मान अभी नहीं रखा गया है, ठीक है ना, अभी सिग्मा आई का मान रखना बाकी है। तो इसको बना देते हैं समीकरण नंबर, अब बस सिग्मा आई का मान निकाल के रखना, खेल खत्म, ठीक है। तो यदि इस टोराइड में जो तार लपेटे गए हैं उन तारों के फेरों की संख्या कैपिटल एन हो, कितनी हो, कैपिटल एन हो, ठीक है ना, और प्रत्येक में धारा कितनी प्रवाहित हो रही हो, वहाँ आई ही प्रवाहित करवाए हैं ना, तब सिग्मा आई बराबर कितना हो जाएगा, एन इंटू आई। यदि टोराइड में फेरों की संख्या, किसकी संख्या, फेरों की संख्या बराबर क्या हो, एन हो, टोराइड में फेरों की संख्या बराबर एन हो, और प्रत्येक फेरे में धारा आई हो, और प्रत्येक फेरे में धारा आई हो, तब सिग्मा आई बराबर, सिग्मा आई का मतलब इस एम्पियर लूप से पार होने वाली कुल धारा, एक फेरा में आई धारा तो एन फेरा में एन इंटू आई धारा, ठीक है ना। तो सिग्मा आई का मान रखेंगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से आ जाएगा बी बराबर म्यू नॉट एन आई बटे 2 पाई आर। अभी ये कंप्लीट फार्मूला नहीं आया है, कल मैं जो परिनालिका का फार्मूला बताया था उसमें म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन इंटू आई आया था कि नहीं, इसका भी सेम वही आएगा, इसके पहले जो डेरिवेशन किए थे उसमें भी वही आया था कि नहीं। तो देखो, यदि इस टोराइड के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन हो, कल लिखवाया था, एकांक लंबाई में जो फेरों की संख्या होती है उसको कैसे मानते हैं, स्मॉल। तो यदि टोराइड नहीं लिखते हैं, एम्पियर लिखते हैं, यदि किसी में भी लिख लो, टोराइड ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि टोराइड के कारण ही निकाल रहे हैं। यदि टोराइड की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या बराबर क्या हो, स्मॉल एन हो, तब स्मॉल एन बराबर क्या होगा बताओ,
50 आम 50 रुपया का, तो एक आम कै रुपया का? 50/50 रुपया का। ठीक है ना, यही ना? ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे जानो, 50 आम 25 रुपया का, तो एक आम कै रुपया का? 2 रुपया का। कैसे पता चला? 50/25 किए ना, मतलब कुल आमों की संख्या में कुल दाम कुल मूल्य से क्या किए? भाग कर दिए। उसी तरह कुल फेरे हैं कैपिटल एन, कुल फेरे कितने हैं? कैपिटल एन। एकांक लंबाई में स्मॉल एन है, तो यही स्मॉल एन कैपिटल N/2πr के क्या हो जाएगा? क्योंकि पूरे एम्पियर लूप की लंबाई कितनी है? 2π। एक जितना देखो एकांक लंबाई में जितना टोराइड में फेरों की संख्या होगी उतना ही एम्पियर लूप में भी होगी। ठीक है ना? तो n बराबर ले लेंगे कैपिटल N/2π, और यहाँ उठा के पटक दो तो b बराबर आ जाएगा μ0 N/2πr की जगह स्मॉल n रख देंगे, इनटू क्या हो जाएगा? ये हो गया मेन फार्मूला। याद रखना कि n क्या है? एकांक लंबाई में फेरों की, और कैपिटल N कुल फेरों की संख्या है। ठीक है ना, इसमें कभी कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज हुए तो सवाल गलत कर दोगे। ठीक है, आया समझ में? जो लोग कल पढ़े थे ना उनको एकदम मजाक लग रहा होगा ये। कल यल था इसलिए क्योंकि उसमें लेंथ थी, लंबाई थी, तो यल माना गया था। इसमें त्रिज्या मान लिया गया तो लंबाई 2πr निकल गई। ठीक है ना, वही चीज़ है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो बहुत निक चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ, जगह अभी बहुत है, हट जाएगा, देखो ध्यान से। है कौन वाला नहीं समझ में आया? हाँ, कैपिटल एन का ही रख लो, n/2πr होगा, रखोगे नीचे वाला 2πr कट जाएगा, n बचेगा ना, रख लो n का मान निकाल के यहाँ पे, तब वो ये आई। अगर वही तुमको समझ में आ रहा है तो वही निकाल के रख लो, तब भी सही है। ठीक है ना? अब देखो, जैसे एम्पियर का परिपथी नियम पढ़े तुम लोग, तो एम्पियर का परिपथी नियम के पढ़ने के बाद उसी से संबंधित टोटल 4 हेडिंग पढ़े कि नहीं? उसी तरह अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक रखा गया रहेगा यल लंबाई का, तो उस चालक पर वो चुंबकीय क्षेत्र कितना बल लगाएगा। अब कहोगे बल वाला फार्मूला तो पिछों पड़े हैं, तो वो बल किस पे लग रहा था? जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई एक आवेश एंट्री मारता था v वेग से, तो जब बराबर QVB sin थीटा का यूज करते थे, निकला था फार्मूला, निकला था कि नहीं? अब किस टाइप का बल निकालना है? उसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हम एक चालक रख देंगे जिसकी लंबाई कितनी होगी? यल, और उस पूरे चालक पे कितना बल लगाएगा चुंबकीय क्षेत्र, ये हमको निकालना है। तो हेडिंग रहेगी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चालक पर बल। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चालक पर बल। ठीक है, समझते रहो, तनको दिमाग भटकाए। अब तक तो ये कनेक्ट था पीछे, वो नया एकदम ताज़ा। ठीक है ना, ये डिफरेंट रहेगा, और ये फार्मूला 10 में डायरेक्ट पढ़ के आए हो। ठीक है ना, ये जो फार्मूला सिद्ध करवाने जा रहा हूँ ये फार्मूला 10 में डायरेक्ट पढ़ के आए हो। केवल उस पर हर चीज़ सबका मान दे देता था, मान रख के सवाल लगा के आ गए हो। ठीक है ना, अब वो फार्मूला कहाँ से पैदा हुआ था वो बताया जाएगा। तो ध्यान से देखो, हमको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चालक पर बल ज्ञात करना है। तो पहले हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाए को उनमें एक चालक रखेंगे ना, तब ना ज्ञात करेंगे। जाओ जी पानी पी लो, जाओ, बहुत धीरे धीरे पढ़ाएंगे, हालत खराब हो जाए, हो चुकी आएगी, लेकिन पानी नहीं पीना, वहाँ से नहीं दिखेगा पढ़ाएंगे तो। देखो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र लेना है। कैसा चुंबकीय क्षेत्र लेना है?
एक समान। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र को दिखाने के लिए हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को समान दूरी पर और समांतर रखते हैं। कैसे रखते हैं? समान दूरी पर और समांतर रखते हैं। ठीक है ना? बैठ जाओ जल्दी से। वैसे सही टाइम पे आया है, अभी हेडिंग शुरू ही हो रही थी। कोई बात नहीं, चलो देखो सही टाइम पे आए हो, नया टॉपिक शुरू हो रहा है, ये तुमको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना? हेडिंग बोल रही है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चालक पर क्या ज्ञात करना है? बल। तो हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र तो बना लिया। इस चुंबकीय क्षेत्र को हम क्या मान लेंगे? B है। और इसमें एक चालक रखेंगे और उस चालक की लंबाई कितनी होगी? L। इसमें एक चालक मैं रख रहा हूं ऐसे, ये एक चालक है, ये क्या है? एक चालक है ऐसे। ठीक है ना? ये क्या है? चालक है। ये एक चालक। इस चालक की लंबाई कितनी है? L है। बहुत बतिया रहे हो। हाँ तो बाद में तुम भी मार देना उसको, अभी पहले पढ़ो। हमने क्या किया? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक लिया, उस चालक की लंबाई कितनी है? L है। और उस चालक को हमने चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पे रखा है। कितने कोण पे रखा है? हमने इस चालक को चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पे रखा है। इस चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? A है। इस चालक में इधर से धारा एंट्री मार रही है, इधर से धारा क्या कर रही है? एंट्री कर रही है। इधर से धारा एंट्री कर रही है और इधर से पार हो जा रही है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना बाबा? हाँ, धारा ऐसे ऊपर से कहाँ आ रही है? नीचे आ रही है। ठीक है? हमने क्या किया? धारा बहाना पड़ेगा ना, तब ने ये चुंबकीय क्षेत्र ये वाला पहले से है, जब धारा प्रवाहित करवाओगे तो यही में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। दो ठे चुंबकीय क्षेत्र, बल लगेगा। नहीं समझ पाए? दो ठे चुंबक रहता है, दोनों को पास लाते हो तो चपकता है ना बल लगा के, या फिर नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ लेके आते हो ढकेलता है ना, तो दोनों में तो बलवे लग रहा है। तो बल क्यों लगा? क्योंकि दोनों के पास चुंबकीय क्षेत्र था। उसी तरह पहले से एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा करके रखा गया है B। उसके बाद हमने एक चालक लिया, इस चालक पे अपने मन में बल लगने लगेगा, इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र रहेगा तब न बल लगेगा। तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए हमने धारा बहवा दिया, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि ओरस्टेड ने बताया था जैसे ही धारा बही वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुई। तो जैसे ही धारा बही तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, और उस चुंबकीय क्षेत्र पर ये चुंबकीय क्षेत्र बल लगाना शुरू करेगा। कितना बल लगाएगा यही हमको निकालना। तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, नहीं सोचोगे तो समझ में नहीं आएगा। इसमें धारा ऐसे बह रही है, इसमें धारा कैसे बह रही है? ऐसे बह रही है। इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, धारा के रूप में कौन बहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें ये सब जो होंगे, यहाँ पे ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे ना, उस मुक्त इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कैसे होगी? ऊपर की ओर। ये किसकी डायरेक्शन को प्रदर्शित कर रहा है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, आवेश वाहकों के प्रवाह की। ठीक है ना? ये किसकी डायरेक्शन है? आवेश वाहकों के प्रवाह की दिशा, प्रवाह की दिशा है। ठीक है ना? ये ऊपर की ओर जो मैं दिखाया हूँ, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बह रहा है उधर की, तब धारा इधर की बह रही है। बताया गया विद्युत धारा वाले चैप्टर में कि जिस दिशा में धारा बहती है उसके विपरीत आवेश चलते हैं। तो धारा अगर ऐसे बह रही है तो आवेश उल्टे जाएंगे, तो उल्टे दिखा दिया। ठीक है ना? उल्टे दिखा दिया। अब आवेश जा रहा है, कौन जा रहा है? आवेश। और आवेश पे कितना चुंबकीय क्षेत्र बल लगाता है ये पढ़ रखे हो, QVB sin थीटा। Q जो है वो आवेश है ना, तो यह बराबर QVB sin थीटा पढ़ के आए हो। एक आवेश वाहक पर कितना बल लगेगा? QVB sin थीटा। कितने आवेश वाहक हैं ना पता, अगर हमको पता चल जाए कि जितने भी इसमें आवेश वाहक हैं उस पर कितना बल लग रहा है,
तो वही बल इस चालक पे लगेगा। चालक पे बल कब लगेगा? जब इसमें धारा बहेगी। और धारा बहेगी कब? जब आवेश वाहक चलेंगे, और जो आवेश वाहक होंगे उसी पे भी ये चुंबकीय क्षेत्र बल लगाएगा, वही बल चालक पे बल लगने के बराबर हो जाएगा। तुम चुप रहो अभी, तो मैं आधा नींद में और आधा जग रहे हो। जो अभी क्वेश्चन किए हो वो क्वेश्चन में का आंसर मैं पहले ही दे चुका हूँ। तुम उसी की बात कर रहे हो जो मैं बता चुका हूँ। अब बोलना मत, नहीं था कि मर बहु करूँगा। ज़्यादा दिक्कत लग रही है तो अभी पढ़ा के हटूंगा, आराम से पूछ लेना एक अक्षर जब जब नींद में थे जो नहीं सुन पाए हो। देखो, इसमें ढेर सारे आवेश वाहक ऊपर की ओर जा रहे हैं। उन्हीं आवेश वाहकों पे ये क्या करेगा? चुंबकीय क्षेत्र बल लगाएगा। कितना बल लगाएगा? एक आवेश वाहक पर या बराबर क्यू वी भी। एक आवेश क्यू है, कितने आवेश हैं हमको नहीं पता, नहीं पता। जैसे एक आवेश क्यू का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू की जगह हम ई रख देंगे, क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रॉन ही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन ही होते हैं ना। इस अगर हमको पता चल जाए कि इस चालक में कितने आवेश वाहक हैं, तो उन आवेश वाहकों पे जो भी बल लगेगा वही चालक पे भी बल लगेगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र उसी आवेश वाहक पे ही बल लगाएगा, तरवत थोड़ा बल लगाएगा। ठीक है ना? तो माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है, जिसमें L लंबाई का एक चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखा हुआ है। थीटा कोण पर क्या हुआ है? रखा हुआ है। ठीक है ना? चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर क्या हुआ है? रखा हुआ है। अब उसी चालक पर हमको क्या निकालना है? बल। तो अगर हम चालक तार में उपस्थित एक आवेश वाहक पर बल लिखना चाहें, चालक तार में उपस्थित एक आवेश वाहक पर, देखो अलग है, ठीक है ना? एक आवेश वाहक पर बल, एक आवेश वाहक पर बल, या बराबर लिखना चाहे तो वो होगा क्यू वी बी साइन थीटा। क्या यहाँ पे v लिखना सही है? क्या यहाँ पे v लिखना सही है? तो क्या सही होगा? नहीं, आई आर कहते विभव थोड़ा है, विभवांतर थोड़ा है, ये वेग है। इलेक्ट्रॉन चल रहा है ना चालक में धारा के साथ, तो जब इलेक्ट्रॉन किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन चलता है तो उसके पास वेग होता है, और उस वेग का नाम अनुगमन वेग होता है। भूल जाते हो तुम लोग। यहाँ पे जो वेग होगा उसका नाम क्या होगा? अनुगमन वेग। कौनो भी वेग नहीं ला के रख दोगे, ठीक है ना? चालक में धारा बहा रहे हो ना, तो धारा के रूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन बह रहा है, और उस मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है वही अनुगमन वेग कहलाता है। लिखवाया गया है विद्युत धारा वाले चैप्टर में। यहाँ पे केवल v नहीं लिखना है, v सफिक्स d, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है ना? क्यू का मान कितना है? E। क्यू का मान कितना है? इलेक्ट्रॉन में बल लग रहा है ना, तो E v सफिक्स d b साइन थीटा। ये एक आवेश वाहक पर बल लग रहा है। कितने आवेश वाहक पर? एक आवेश वाहक पर बल। कितने आवेश वाहक है नहीं पता। अगर हमको पूरे चालक पर बल निकालना है, चालक पर बल निकालना है, तो चालक पर बल कैसे निकलेगा? जो एक आवेश वाहक पर बल होगा, एक आवेश वाहक पर बल होगा, जो एक आवेश वाहक पर बल होगा, उस बल की गुणा कुल आवेश वाहकों से कर दिया जाए,
कुल आवेश वाहकों की संख्या से कर दिया जाए तो मिल जाएगा कि नहीं चालक पर बल। ये चुंबकीय क्षेत्र चालक के ऊपर थोड़ी बल लगा रहा है, वो चालक के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल लगा रहा है, चालक के अंदर उपस्थित आवेश वाहक पे बल लगा रहा है, ठीक है ना। अब उस एक आवेश वाहक पर इतना बल लग रहा है, जितने भी आवेश वाहक होंगे कुलैन पे कितना बल लग रहा है अगर निकाल ले तो वही चालक का बल कहलाएगा। तो एक आवेश वाहक का बल बराबर कुल आवेश वाहकों की संख्या, मतलब एक आवेश वाहक के बल से कुल आवेश वाहकों की संख्या में गुणा करोगे तो कुल आवेश वाहक पे जो बल लग रहा है वही चालक का बल निकल जाएगा। नहीं समझ में आया? एक आम का दाम 5 रुपया, एक ठे झोला में 500 आम कितना रुपया, 500 गुणे एक आम का दाम, ये न लिखोगे, वही चीज़ है। अगर हमको पता है एक आवेश वाहक पर इतना बल लग रहा है, हमको पता चल जाए कुल आवेश वाहकों की संख्या कितनी है, हम गुणा कर देंगे तो हमको मिल जाएगा ना चालक पर बल। मिलेगा कि नहीं? मिलता है ना। तुम लोग छोटे छोटे सवाल लगा के आए हो। अगर मैं कहूँ कि एक आम का दाम 50 रुपया, 100 आम का दाम बताओ तो गुणवे करोगे ना। तो वही चीज़ तो यहाँ भी किया गया। एक का पता है, जितने होंगे पूरे का निकालना है तो पूरे की संख्या से क्या कर देना है, गुणा। ये तो पता है, ये लापता है, अभी ये पता है, कानून पर निकाल दिया गया, लेकिन ये अभी नहीं पता है, इसको निकालना पड़ेगा, कुल आवेश वाहकों की संख्या। तो ये चालक तार है और इस चालक तार में आयतन है, इस चालक तार में क्या है, तो हमको मानना पड़ेगा, बिना माने तो काम नहीं चलेगा। तो माना एकांक आयतन में आवेश वाहकों की संख्या, आवेश वाहकों की संख्या बराबर छोटका n। एकांक आयतन में आवेश वाहकों की संख्या छोटका n, तब कितने आयतन में, चालक का आयतन कितना है, चलो रुक जाओ, चालक का आयतन कौन बताएगा कितना होगा? चालक कैसा है, बेलनाकार है, ऐसा है ना, बेलन में है ना, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, जिसमें जो पाई आर स्क्वायर होता है ये वृत्तवक क्षेत्रफल होता है। तो हमने उसी को मान रखा है ए इंटू एच मतलब बेलनवक लंबाई। तो यहाँ पे आयतन पाई आर स्क्वायर मतलब ए और इंटू एल, मतलब एकांक आयतन में अगर n है तो हमको इतने आयतन में निकालना पड़ेगा, वही कुल आवेश वाहकों की संख्या होगी, क्योंकि चालक का आयतन यही है ना। तो एल आयतन में, कितने आयतन में, तब एल आयतन में आवेश वाहकों की, वह हो गया, चलो कुल भी लिख देता हूँ, कुल आवेश वाहकों की संख्या कितना होगा, एक का पता हो n, इतना का निकालना है तो गुणा कर लो, n इंटू ए इंटू, एक मान पता चल गया। अब उठा के पटको आई में, चालक पर बल बराबर एक मान है ये ऊपर निकाल के रखा गया है, ई बी डी बी साइन थीटा इंटू n ए यल। ये जो बल है ना इसको बड़का एफ मान लेते हैं, ठीक है ना। n को आगे लाते हैं, ई फिर ए बी डी यल बी यल साइन थीटा, ठीक है ना। हमें तो धरवा बा रही थी, धरवा गला पता है हमें है, तो तुमको बताया गया है, चूंकि आई बराबर होता है n ई ए बी डी, यहाँ पे आई इतना हुआ चीज़ें दिख रही है ना, तो वहाँ पे हम आई रख देंगे तो यह बराबर हो जाएगा आई यल भी ठीक था,
अभी इसको मैं बता रहा हूँ क्यों आगे पीछे कर रहा हूँ, घबराना मत एकदम। आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी, ये फार्मूला 10 में पढ़े थे। अगर सदिश रूप लिखना चाहो तो वेक्टर एफ बराबर हो जाएगा, आई अदिश राशि है, एल बी साइन थीटा को लिख सकते हो वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी, ये सदिश रूप हो गया।